Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 3rd of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 3 जनवरी 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को यह वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है क्रोएशिया को, काफ़ी न्यूज़ में है तो उसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है, आप आराम से इसका आंसर दे भी पाओगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, अटल इनोवेशन मिशन को सेटअप किया गया है कौन से बॉडी के अंडर में? ऑप्शन नंबर ए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो पिछले 2 दिनों के अंदर कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। आप गूगल पर सर्च करोगे तो आप इनके आर्टिकल्स के बारे में जान भी पाओगे। हुआ क्या है मैं आपको समझाता हूं। जैसे इस आर्टिकल को हम रीड करें तो क्या बोलता है, आफ्टर मिनिस्टर्स वार्निंग व्हाट्सएप अपोलोजाइजेस फॉर इनकरेक्ट मैप ऑफ इंडिया। हुआ क्या कि रिसेंटली व्हाट्सएप ने ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट के अंदर जो इंडिया का मैप उन्होंने यूज़ किया था वो गलत था। तो ये बात हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी है, जब यहाँ पर वो इस चीज़ को देखते हैं तो देखते हुए व्हाट्सएप को ट्वीट करते हैं। तो व्हाट्सएप को ट्वीट करके बोलते हैं कि देखो आपने इंडिया का मैप गलत यूज़ किया है, उसको फटाफट फिक्स कर दो। तो यहाँ पर व्हाट्सएप उसको फिक्स भी करता है। व्हाट्सएप यहाँ पर बोलता है कि देखो यहाँ पर ये बेसिकली जानबूझ के हमने नहीं किया है, गलती से यहाँ पे हमने इस इनकरेक्ट मैप को लगा दिया है। और व्हाट्सएप ने इसको रिमूव कर दिया और इंडिया से माफ़ी भी मांगते हुए यहाँ पर ये बोला है कि आने वाले समय पर यानी कि भविष्य में फ्यूचर में हम इस बात का ध्यान में रखेंगे और साथ ही साथ में गलत मैप का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे अभी के समय पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो ये गलत मैप मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो गलत मैप है क्या? देखो आज आप लोग अगर गूगल पर जाते हो और मैप ऑफ इंडिया सर्च करते हो तो इंडिया के आपको कई सारे मैप, मतलब सही मैप कम है, गलत मैप ढेर सारे हैं। तो गलत मैप है क्या, मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। जो व्हाट्सएप ने मैप दिखाया था वो भी क्या था, मैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप लोग इंडिया के मैप को ऊपर से देखते हो, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन को देखते हो ना, तो यहाँ पर बेसिकली 2 रीजन्स आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। यहाँ तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है ना, और इधर यहाँ पर आपको अक्साई चीन वाला रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो दोनों के दोनों रीजन्स हैं, ये दोनों हिस्से इंडिया की टेरिटरी में आते हैं, है ना, ये दोनों हिस्से भारत की टेरिटरी में आते हैं। लेकिन होता यहाँ पर यह है कि ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है इसको पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, अक्साई चीन वाले रीजन को चाइना ने कब्जा रखा है। लेकिन जो आपको मैप ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, उन मैप के अंदर क्या किया गया कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है इसको पाकिस्तान के अंदर दिखाया गया और अक्साई चीन को चाइना के अंदर दिखाया गया, यानी कि आधा हिस्सा गायब कर दिया गया है इंडिया के मैप से। ऐसे कई सारे मैप आपको गूगल पर देखने को मिल जाएंगे। यही गलती व्हाट्सएप ने की थी। व्हाट्सएप ने क्या किया, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन है ना, इसको पाकिस्तान के अंदर दिखाया। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के प्रति एक डिसरिस्पेक्ट है, जिसको यहाँ पर ठीक किया गया है। मैं आपको यहाँ पर एक ट्वीट दिखाता हूँ। ये रहे हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर। इन्होंने व्हाट्सएप को ट्वीट करते हुए बोला कि देखो यहाँ पर क्या करना है कि इंडिया का जो आपने गलत मैप यूज़ किया है उसको फटाफट फिक्स कर दो। साथ ही साथ में इन्होंने एक वार्निंग दी है। वार्निंग किस प्रकार की, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं अगर वो भारत में बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो उनको यहाँ पर इंडिया का सही मैप इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की वार्निंग यहाँ पर दी। तो फिर उससे क्या हुआ कि व्हाट्सएप का जो ऑफिशियल अकाउंट है वहाँ से रिप्लाई आता है। रिप्लाई क्या आता है मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि थैंक यू मिनिस्टर फॉर पॉइंटिंग आउट द अनइंटेंडेड एरर, यानी कि इनको थैंक यू बोलते हैं व्हाट्सएप वाले कि देखो ये जो एरर है ना ये अनइंटेंडेड था, हमने जानबूझ के ऐसा कुछ किया नहीं है।
और हमने यहाँ पर स्ट्रीम को रिमूव भी कर दिया है। माफ़ी मांगते हैं और आने वाले समय पर भी हम इस बात का ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार से व्हाट्सएप की साइट से भी यहाँ पर रिप्लाई आया है। जब आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ोगे ना, तो इस पूरे आर्टिकल में कई सारी बातें और बताई गई हैं। ये तो मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप के बारे में बताया। व्हाट्सएप के अलावा जूम ने भी यहाँ पर इस प्रकार से इंडिया का गलत मैप का इस्तेमाल किया था और इसने भी यहाँ पर उस मैप को हटाया और इंडिया से माफ़ी मांगी थी। ऐसे कई बार आप कह सकते हो कि इंडिया के मैप का गलत यूज़ किया गया है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। और ये आर्टिकल इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, तो आप देख पा रहे होंगे ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश हो रहे हैं। मैंने ये वाला आर्टिकल ऊपर वाला तो आपको बता ही दिया है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर एक और आर्टिकल है, यूज़ करेक्ट मैप ऑफ इंडिया। उसके बाद में यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, इमीडिएटली फिक्स इन करेक्ट मैप ऑफ इंडिया। इस प्रकार से हमारे यूनियन मिनिस्टर ने ये बात बोली है। देन उसके बाद यहाँ पर कई आर्टिकल और देखने को मिलेंगे। व्हाट्सएप गेट वार्निंग फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, क्या हुआ है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप ने माफ़ी मांगी है और माफ़ी मांगनी भी पड़ती, क्यों? क्योंकि आप देखोगे व्हाट्सएप का सबसे बड़ा मार्केट जो है ना वो इंडिया के अंदर में है। ये बेसिकली एक रिपोर्ट है। ये आर्टिकल सोच रहा था मैं कल ही बता दूं, इसको कल ही कवर कर दूं, बट मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज हम लोग यहाँ पर इसको समझ लेंगे। ये बेसिकली एक रिसर्च रिपोर्ट है। आप इसको यहाँ पर सर्च करोगे गूगल पर तो ओबेरलो की रिसर्च रिपोर्ट निकल कर आएगी। इस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने बताया है कि व्हाट्सएप का जो सबसे बड़ा मार्केट है, यानी कि व्हाट्सएप के सबसे ज़्यादा जो यूज़र है वो भारत के अंदर में है। 487.5 मिलियन के आसपास एक्टिव यूज़र्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि अभी के समय पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सारे अकाउंट्स बैन हैं, ऐसे कई सारे और अकाउंट्स देखने को मिलेंगे जो कि इनएक्टिव है। तो ये सारे अकाउंट्स अगर हम मिलाकर बात करें तो व्हाट्सएप का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है। फिर उसके बाद में आप देखोगे इसी रिपोर्ट के अंदर बताया गया है, इंडिया के बाद में यहाँ पर आप देखोगे ब्राज़ील है व्हाट्सएप का सेकंड बिगेस्ट मार्केट। ब्राज़ील के अंदर में लगभग 118.5 मिलियन यूज़र्स हैं। फिर ब्राज़ील के बाद में तीसरा जो सबसे बड़ा मार्केट आता है व्हाट्सएप का वो इंडोनेशिया के अंदर में है। देन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में, इंडोनेशिया में लगभग 84.8 मिलियन के आसपास यूज़र्स हैं। यूएस में 79.6 मिलियन यूज़र्स हैं। तो आप यहाँ पर देखो कहाँ भारत का डेटा और कहाँ इन कंट्रीज़ का डेटा। अगर यहाँ पर आप इन कंट्रीज़ का डेटा मिला भी लो और इंडिया का डेटा यहाँ पर देख लो तो इंडिया अकेले ही एक बहुत बड़ा मार्केट है व्हाट्सएप के लिए। उसके बाद 5वें 6वें 7वें 8वें ये सब यहाँ पर नंबर तक कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर व्हाट्सएप का मार्केट है उसके बारे में डेटा दिया गया है। तो इंडिया को ऑब्वियस ही बात है ध्यान में रखते हुए, अपना मार्केट ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप का यहाँ पर रिप्लाई भी आता है। आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है ना। यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी से लिंक कर पाएंगे। क्या बात की जा रही है? कॉफ़ी एक्सपोर्ट के बारे में। तो वैसे आर्टिकल इतना छोटा सा है लेकिन बहुत रेलिवेंट है। इसको लेकर यूपीएससी ने इस बार साल 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, साल 2008 में फिर से क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो कई क्वेश्चंस यहाँ से बन चुके हैं और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि हर मंथ न्यूज़ में रहता है। इससे पहले हमने दिसंबर 2 या 3 तारीख को कवर किया था, तो लगभग महीना हो चुका है पूरा। तो इसको रिवाइज भी कर लेंगे और करंट अफेयर में तो अपना रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ में हमारा करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा। हुआ क्या है कि जो कॉफ़ी का एक्सपोर्ट है इंडिया का वो इंक्रीज़ होता हुआ नजर आया है। साल 2022 का डेटा निकल कर आया जहां पर पता चलता है कॉफ़ी का एक्सपोर्ट 2% से बढ़ा, लगभग 4 लाख टन के आसपास हमने साल 2022 में कॉफ़ी का एक्सपोर्ट किया है। तो इसी के साथ में आप देखोगे एशिया का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के साथ साथ हम एक्सपोर्टर भी एक्सपोर्टर के लेवल पर बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे 2022 के अंदर 4 लाख टन के आसपास का कॉफ़ी एक्सपोर्ट के बाद में इंडिया ने यहाँ पर डेफिनेटली एक बढ़िया पोजीशन यहाँ पे मेंटेन कर ली है। इसको हम और पिछले साल से कंपेयर करें तो अब की बार साल 2022 में काफ़ी ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट किया, साथ ही साथ में हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन भी हुआ है कॉफ़ी का। तो ये बातें यहाँ पर इस आर्टिकल में बताई गई। तो आपका कहना होगा तो इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपने आप में कॉफ़ी सेक्टर है, ठीक है ना। और कॉफ़ी के साथ साथ मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि एग्जाम में डायरेक्टली आपको हेल्प करेंगी। तो पहले तो हम समझेंगे कि आखिरकार कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन हो रहा है भारत के अंदर में इसका स्टेटस है क्या। देखो हम लोग बात करेंगे, अगर हम दुनिया में टॉप 10 प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ को देखें जो कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करती हैं, तो उसमें इंडिया कहीं ना कहीं इन टॉप 10 में बिल्कुल टॉप पर आने में क्षमता रखता है। और आप देखोगे इंडिया जो है 2 प्रकार की कॉफ़ी का प्रोडक्शन करता है। ध्यान रखना इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 प्रकार की कॉफ़ी होती हैं, एक होती है अरेबिका और एक होती है रोबस्टा। अरेबिका का जो मार्केट वैल्यू है वो थोड़ी सी ज़्यादा है रोबस्टा से, ठीक है। और अगर हम बात करें कॉफ़ी को लगाने के लिए, यानी कि कॉफ़ी की जब खेती की जाती है तो उसमें किस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती है। कॉफ़ी की खेती करने के लिए आपको थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट, थोड़ा सा नमी वाला यहाँ पर जो वेदर है वो चाहिए होता है,
टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास का चाहिए होता है। ये जो टेम्परेचर रेट है ये बेसिकली कहीं ना कहीं एक आइडियल टेम्परेचर माना जाता है कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए। देन उसके बाद में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है भारत के अंदर में सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ पर टी प्रोडक्शन को लेकर ये बात पूछी गई थी। ऐसा कई बार ये पूछा गया कि भारत में इस पर्टिकुलर क्रॉप का कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो ध्यान रखना, कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भारत के सदर्न पार्ट में होता है। कर्नाटका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। जितना भी प्रोडक्शन कॉफ़ी का भारत में होता है उसका 70% प्रोडक्शन केवल कर्नाटका से होता है। बाकी अगर हम ओवरऑल बात करें कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है इसका, तो उसमें आ जाता है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ में ओडिशा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे आते हैं, अब बात करते हैं एक्सपोर्ट के मामले में। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो भारत 8वें नंबर पर आने वाला एक ऐसा देश है जो कि कॉफ़ी का दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हमारी 8 नंबर पर आने वाली पोजीशन है, ये आप ध्यान में रख सकते हो। ये बेसिकली चेंज होता रहता है, तो ये FAO का स्टैटिस्टिक्स है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ महीने पहले का स्टैटिस्टिक्स है, हो सकता है यहाँ पर चेंज हो गया हो, लेकिन अभी यहाँ पर इसको ध्यान रखो। बाकी हम बात करेंगे पूरे इस कॉफ़ी सेक्टर को देखने के लिए हमारे पास में एक बोर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है कि स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे कई सवाल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। तो ये जो बोर्ड है ये भी स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक एक्ट के माध्यम से यहाँ पर इसको बनाया गया है। कौन सा एक्ट है? कॉफ़ी एक्ट 1942। इसके सेक्शन 4 के तहत यहाँ पर इस बोर्ड को बनाया गया। इस बोर्ड का काम है इस पूरे के पूरे कॉफ़ी सेक्टर को देखना। ये बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आता है। इसके अंदर में टोटल 33 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, 33 मेंबर्स का ये पूरा बोर्ड है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसके कुछ और भी छोटे छोटे ऑफिसेस अलग अलग जगह पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे आते हैं। अब आप देखोगे यूपीएससी ने साल 2008 में इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा था। यहाँ पे पहले काफ़ी सारे क्वेश्चन मैचिंग करने वाले आते थे, तो यहाँ पर ये मैचिंग करने को लेकर ये सवाल पूछा गया था। एक तरफ आपको लिस्ट दी गई है बोर्ड की, कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड, टोबैको बोर्ड। दूसरी तरफ आपको यहाँ पर हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं और पूछा गया कि आपको इनका हेडक्वार्टर्स लिंक करना है। हेडक्वार्टर्स बताओ कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूँ तो कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर आपने अभी कहाँ पर पढ़ा था? बेंगलुरु में पढ़ा था। तो यहाँ पर इधर तो बोर्ड बता दिए गए, इधर हेडक्वार्टर्स बता दिए गए। बताओ मैचिंग करो कौन कौन से यहाँ पर सही बिल्कुल मैच हैं। तो ए वाला तो बिल्कुल सही मैच है क्योंकि कॉफ़ी बोर्ड बेसिकली बेंगलुरु के अंदर ही देखने को मिलता है, तो ए वाला बिल्कुल सही मैच आपको देखने को मिलेगा। दूसरा अगर आपको पता होगा तो दूसरा भी आप लगा पाओगे। तो वैसे इसका मैं अगर आपको सही उत्तर बताऊं तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। 1342 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम इसकी मैचिंग करें तो कॉफ़ी बोर्ड के सामने बेंगलुरु हेडक्वार्टर है, ये बिल्कुल सही मैच है। फिर उसके बाद में रबर बोर्ड का 3 यहाँ पर सही, यानी कि रबर बोर्ड जो है इसका हेडक्वार्टर कोत्तयम में है। देन उसके बाद में टी बोर्ड का हेडक्वार्टर यहाँ पर आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। देन टोबैको बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको गुंतुर में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मैचिंग करने को लेकर क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये यहाँ पर आपको करंट इशू पता चला, इसके बैकग्राउंड डेटा को आपने लिंक करके समझा कैसे सवाल बनते हैं। ये मैंने आपको एक सैंपल दिखाया है, ये 2008 का क्वेश्चन है। उसके बाद साल 2022 में इस साल भी इसी प्रकार से टी बोर्ड को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। तो सारे बोर्ड्स आपको कवर करके चलने हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल को देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन काफ़ी चर्चा हमें फ्रंट पेज पर है तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा आज से 4 साल पहले डीमोनेटाइजेशन के बारे में, तो 2016 में जो 6 साल पहले 2016 में जो है डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी कर दी गई थी। तो वो जो नोटबंदी हुई थी ना, वो सही थी या गलत थी, उसको लेकर यहाँ पर ये केस चल रहा था लंबे समय से। तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर एक वर्डिक्ट आता है कल के दिन, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या फैसला सुनाया है मैं आपको समझाता हूँ। 5 जजेस की बेंच बैठी थी, वो इस पर्टिकुलर मैटर को देख रही थी कि डीमोनेटाइजेशन सही है या गलत है, और इस मैटर को देखते हुए यहाँ पर ये वर्डिक्ट आ चुका है। और इस ऑर्डर में यहाँ पर ये जो वर्डिक्ट है ये 4:1 से स्प्लिट हो चुका है। 4:1 का मतलब यहाँ पर यह है कि 4 लोग तो समर्थन में कि हाँ बिल्कुल सरकार का सही डिसीजन है डीमोनेटाइजेशन को लेकर। एक जो यहाँ पर जज हैं वो इसके अगेंस्ट में गई हैं, और वो एक जो जज है ना वो है जस्टिस PV नागरत्ना। बाकी यहाँ पर जो 4 जजेस हैं उनमें से एक यहाँ पर जस्टिस BR गवई साहब भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब जजेस के नाम यहाँ पे ध्यान रखने में आपको कोई भी मतलब ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है, एग्जामिनेशन में वो चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी।
बस क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको उसको समझना, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर हो जाएगा ना, तो आने वाले समय पर अगर इस आर्टिकल के ऊपर कोई एडिटोरियल पब्लिश होगा तो आप उसको बहुत आराम से हैंडल कर पाओगे, समझ पाओगे। तो हुआ यहाँ पर यह था कि जो डीमोनेटाइजेशन किया गया था ना, ये बेसिकली सरकार ने किया, लेकिन पार्लियामेंट की सहमति से नहीं किया था। ध्यान रखना, पार्लियामेंट की सहमति से नहीं किया गया था ये डीमोनेटाइजेशन, यानी कि नोटबंदी। तो इस वजह से यहाँ पर सरकार ने एकदम से डिसाइड किया और एकदम से डायरेक्टली यहाँ पर आकर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है इसकी घोषणा कर दी, और अचानक से यहाँ पर ये चीज़ हो चुकी थी, मतलब डिमोनेटाइजेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो जिसके रेफरेंस में आप देखोगे कई सारे जो लोग हैं वो ओपोजिशन में खड़े हुए, उनका कहना था ये नहीं करना चाहिए। आप देखोगे पी चिदम्बरम साहब, उनका भी यही कहना था कि नहीं करना चाहिए था डिमोनेटाइजेशन। रघुराम राजन जी, उनका भी यही कहना था कि ये डिमोनेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए अगेंस्ट में, उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन भी डाली। पिटीशन इस बात को लेकर डाली गई थी कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर पार्लियामेंट की सहमति के बिना ही यहाँ पर ये काम कर दिया है, एटलीस्ट पार्लियामेंट की सहमति तो होनी चाहिए थी, तो इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन किया जा सकता था, बट ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना फैसला सुनाए। तो ये जो केस है वो चल रहा था। यहाँ पर आप देखोगे 5 जजेस की बेंच कल बैठती है और इस पर्टिकुलर मामले को इस प्रकार से समझाती है। इसमें से 5 जो जज हैं उनमें से 4 जज बोलते हैं कि जो सरकार ने किया है वो बिल्कुल ठीक है। बाकी यहाँ पर जो जस्टिस बीवी नागरत्ना है, इनका भी कहना यही है कि सरकार को एक बार पार्लियामेंट की जो सहमति है वो लेनी चाहिए थी, पार्लियामेंट में इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए था। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इसमें कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कोई हमारे पास में एक काम का आर्टिकल है भी नहीं। ठीक है, आने वाले समय पर जो भी एडिटोरियल होंगे, राइटर जो भी यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखेंगे, वो चीज़ हम वहाँ पे समझ लेंगे। ठीक है, बाकी बस खाली इतना सा ध्यान रखना। आगे आते हैं ना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक के बटन है उसको प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको अचीव करवाना है। साथ ही साथ में आप लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। और एक और बात आप लोगों से जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो यार, आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं डेली बेसिस पर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक मैप का क्वेश्चन दिया, प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया, तो उन क्वेश्चंस को ज़रूर से अटेम्प्ट करना है। इससे यहाँ पर पता चलता रहता है कौन कौन रेगुलर बेसिस पर आंसर्स दे रहा है, और वो चीज़ें आपसे डायरेक्टली एग्जामिनेशन में भी पूछी जा सकती हैं। आपको पता है प्रीलिम्स में हर साल मैप को लेकर कहीं ना कहीं एक सवाल आता है। तो इस बार जैसे अफगानिस्तान को लेकर पूछा गया था, अफगानिस्तान किस किस के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है, वो इस बार पूछा गया था 2022 वाले प्रीलिम्स में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे अभी मैंने क्रोएशिया बहुत ज़्यादा चर्चा में, इस वजह से आपसे बोला है क्रोएशिया को देखना है, इसके आसपास के जो कंट्रीज़ हैं किसके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है, वो चीज़ें देखना। तो वो चीज़ आपको डायरेक्टली भी हेल्प करेगी और इनडायरेक्टली भी हेल्प करेगी। तो अच्छे से उन चीज़ों को भी फॉलो किया करो जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। धनुष्कार, आज हम अपना एडिटोरियल डिस्कशन पहले रखने वाले हैं। अभी एक दो छोटे छोटे आर्टिकल्स और हैं, उसको मैं यहाँ पर बाद में कवर करूँगा, लेकिन एडिटोरियल्स थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनको ध्यान से हम लोग कवर करने वाले हैं विद प्रॉपर बैकग्राउंड नोट्स। उससे पहले मैं आपको बात बता दूँ, देखो यार आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो चुका है। ठीक है, मतलब न्यूज़पेपर थोड़ा सा लेट था यार, ओपन होने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें काफ़ी सारी परेशानियाँ भी होती हैं। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट है लेकिन मैनेज कर लो। आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है, आप थोड़ा सा यहाँ पर अपना शेड्यूल चेंज करके इसको देख सकते हो। बाकी मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस 7:30 से 8 के बीच में मिलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज एडिटोरियल्स हैं, आज ज़्यादा कुछ खास एडिटोरियल नहीं है, फिर भी यहाँ पर एक काम का एडिटोरियल है ये वाला। इसके नीचे वाला भी काफ़ी काम का है। टॉय इंडस्ट्री को लेकर कुछ यूनिक चीज़ है, कुछ अलग चीज़ निकल कर आई है, तो इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक और तीसरा एडिटोरियल है, वो भी हमारा द हिंदू का ही है, बिजनेस लाइन का, जो कि ग्राउंड वाटर के बारे में बात करता है, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग अपने मेंस के क्वेश्चन को लेंगे। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, पहले उसको देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर एक एडिटोरियल के ऊपर ही बनाया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपके पास में अच्छा कंटेंट ऑलरेडी तैयार होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये पूरा आर्टिकल समझाऊंगा, पूरा एडिटोरियल समझाऊंगा, तो उसको समझने के बाद में भी आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन इंडिया, व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट इट, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स। भारत में जो भूजल की कमी है ना, यानी ज़मीन के अंदर जो पानी स्थित है, ग्राउंड वाटर जो है ना, तो उसकी जो कमी है उसके मेन कारण क्या है ये आपको बताना है। साथ ही साथ में और इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, यहाँ पर इन उपायों के साथ में एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। और इसका एक अच्छा सा आंसर लिखने के बाद में 250 शब्दों में आंसर लिखना। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग।
फुल फॉर्म लिखना आपको मेरा चैनल मिलेगा। लगभग 43,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर जुड़कर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। आंसर सबमिट कर कर यहाँ पर एक काम और करना है सभी लोग को, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे सामने वाले को भी और आपको भी। जैसे आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट यूनिक पॉइंट्स मिलेंगे अपने नोट्स में इंक्लूड करने के लिए। साथ ही साथ में सामने वाले के अगर आंसर में कोई मिस्टेक्स होती हैं तो आप उन चीज़ों को वहाँ पर बता भी सकोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे आता है। तो आज के एडिटोरियल में जो हमारा सबसे पहला एडिटोरियल है यहाँ पर स्तुति शाह का है। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताने वाला हूँ। ये बात करती है इंडिया के प्रिजन के बारे में, प्रिजन यानी जेल के बारे में। जो इंडिया के अंदर जितने भी जेल हैं वहाँ का स्टेटस क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम, क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे हम उन दिक्कतों को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, मतलब एक ओवरऑल आपका जो माइंड है ना वो खोलने वाला टॉपिक है ये। तो चलो समझते हैं। इस पूरे एडिटोरियल के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अपने नोट्स में, उसको आप डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो समझते हैं कि इंडिया के प्रेजेंस का यानी भारत के जितने भी जेल हैं उनका किस प्रकार से सिस्टम चल रहा है आज के समय पर, क्या क्या वहाँ पर दिक्कतें हैं, कैसे उन दिक्कतों को सॉल्व किया जा सकता है। नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया है कि इंडिया के अंदर जितने भी जेल हैं यहाँ पर 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 3 सबसे बड़ी दिक्कत। पहली दिक्कत है ओवर क्राउडिंग, मतलब भीड़ ज़्यादा होना, कैदियों की संख्या ज़्यादा है, जेल कम है, पहली प्रॉब्लम। दूसरा अंडर स्टाफिंग, यानी कि उन जेल को देखने के लिए जो वहाँ पे स्टाफ प्रेजेंट है वो बहुत कम है, प्लस जेल को चलाने के लिए प्रॉपर फंडिंग चाहिए होती है तो वो अंडर फंडिंग भी देखने को मिलता है, ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा वॉयलेंट क्लैशेस, हम देख पाते हैं जेल के अंदर कभी कभी बहुत ज़्यादा क्लैशेस, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ये 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं राइटर के थ्रू। अब ये मेंशन करती हैं कि इंडिया के अंदर में क्या हालात हैं प्रिजन की, उसको अगर समझना है तो आप यहाँ पर एक स्टैटिस्टिक्स देखो जिसको बोला जाता है प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2016। तो एक डेटा पब्लिश किया जाता है, किसने पब्लिश किया है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। और इस डेटा के अंदर ये बताया गया, 2019 के अंदर ये पब्लिश किया गया था, इसने ये बताया कि भारत के अंदर जेलों में अंडर ट्रायल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है? देखो, ऐसे व्यक्ति जिनके ऊपर ट्रायल चल रहा है, अभी वो मुजरिम साबित नहीं हुए हैं लेकिन ट्रायल चल रहा है, ऐसे लोगों की संख्या जेल में सबसे ज़्यादा है, अभी वो मुजरिम साबित नहीं हुए हैं, ध्यान रखना। तो इंडिया की जो अंडर ट्रायल पॉपुलेशन है ये सबसे ज़्यादा है, मतलब पूरे दुनिया भर में आप देखोगे ना, जितने भी देश हैं उन देशों के अंदर अंडर ट्रायल वाले कैदियों को देखोगे, उनको कंपेयर करोगे भारत से, तो भारत में सबसे ज़्यादा कैदी देखने को मिलते हैं पूरे दुनिया भर से, जब आप दुनिया भर के देशों से जब आप कंपेयर करोगे तो। और सबसे ज़्यादा अंडर ट्रायल पॉपुलेशन की बात की जा रही है ये। और कहीं ना कहीं अंडर ट्रायल पॉपुलेशन की जो संख्या है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। रिपोर्ट ने यह बताया साल 2016 के अंत तक जेल के अंदर लगभग 4,33,033 के आसपास कैदी थे, जिसमें से 68% के आसपास अंडर ट्रायल्स थे, यानी कि 68% केवल और केवल यहाँ पर ऐसे कैदी जो कि अंडर ट्रायल थे। इससे पता चलता है यहाँ पर यह है कि ऐसे लोग जो कि बेसिकली अभी मुजरिम साबित नहीं हुआ उनको अरेस्ट करना, और अरेस्ट कर यहाँ पर आप कह सकते हो कि उनको जेल में रखना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अननेसेसरी अरेस्ट को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी सारी जो अरेस्टिंग की गई है ना वो अननेसेसरी है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये बात क्लियर हो गई, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा यहाँ पे राइटर ने मेंशन किया पीपल हेल्ड अंडर प्रिवेंशन डिटेंशन, यानी कि आप देखोगे तो काफ़ी सारे जो लोग हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, कस्टडी में लिया गया अंडर दी प्रिवेंशन डिटेंशन, यानी कि उसके ऊपर शक था कि वो यहाँ पे कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर सकता है हमारे देश के लिए, है ना, उस सोसाइटी के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसको कस्टडी में ले लिया गया, है ना। एक तरीके से शक था उसके ऊपर, इस वजह से यहाँ पर उसको अरेस्ट कर लिया गया, कस्टडी में ले लिया गया। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या कहलाता है? प्रिवेंशन डिटेंशन। तो इस पर्टिकुलर जो कैटेगरी है ना, इसमें भी आप देखोगे तो कई सारे कैदी जो है आज के समय पर जेल में मिल जाते हैं। और इस प्रकार के जो डिटेनीज़ हैं इनके अंदर एक इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 2016-2015 को जब आप कंपेयर करोगे तो 2015 में अंडर द प्रिवेंशन डिटेंशन केवल 90 लोगों को पकड़ा गया था, लेकिन आप देखोगे 2016 में लगभग यहाँ पर 431 लोगों को पकड़ा गया, तो 300% से यहाँ पर ये इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोगों को कस्टडी में भी लिया जा रहा है, ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में पता है ये चलता है 2016 में लगभग 1600 के आसपास अंडर ट्रायल पर्सन जो कि एलिजिबल थे, जिनको यहाँ पर छूट मिल सकती थी, यानी कि जिनको जेल से छोड़ा जा सकता था। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? इन 1600 में से केवल और केवल 929 लोगों को ही रिलीज़ किया गया, उन्हीं को यहाँ पर जेल से छोड़ा गया।
ये भी कहीं ना कहीं अपने आप पे हमारे जेल सिस्टम की प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। देन उसके बाद यहाँ पे ये पता चलता है कि कई सारे जो प्रिजन ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जेल के अंदर जितने भी स्टाफ हैं, उनको पता ही नहीं है जानकारी प्रॉपरली, उनको लॉज के बारे में जानकारी नहीं है, कब कौन छूटना है इसके बारे में भी प्रॉपरली जानकारी नहीं है, तो ये चीज़ें अप्लाई नहीं हो पाती हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारा जेल का सिस्टम और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। फिर एक और प्रॉब्लम निकल कर आती है, वो है अननेचुरल डेथ। यहाँ पे आप देखोगे जो नंबर है अननेचुरल डेथ का, ये लगातार बढ़ती जा रही है। जो भी यहाँ पर कैदी हैं 2015, 2016 इन पूरे सालों में कई बार यहाँ पर इन कैदियों की मौत हुई है। 2015 में लगभग 115 लोगों की मौत हुई थी, 2016 में 231 लोगों की मौत हुई थी। तो ये अननेचुरल जो डेथ है ये भी लगातार इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा है। और प्रिजनर्स में रेट ऑफ सुसाइड भी इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि उन्होंने आत्महत्या करनी भी शुरू की है। आप देखोगे 2015 में लगभग 77 सुसाइड्स हुई थी, 2016 में ये सुसाइड्स बढ़कर 102 हो चुकी हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम को दर्शा रहा है। तीसरा एक और प्रॉब्लम निकल कर आता है, तीसरा नहीं है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम तो डिस्कस कर चुका हूँ। एक और प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, वो है लैक ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। यानी कि जितने भी जेल हैं हमारे, काफ़ी सारे यहाँ पर जेल के अंदर देखोगे, एक तो पूरी तरह से यहाँ पर कैदियों को भर रखा है, उसके बाद में उनके मेंटल हेल्थ के लिए यहाँ पर कोई भी प्रोफेशनल आपको व्यक्ति नहीं देखने को मिलेगा, यानी उनके मेंटल हेल्थ वगैरह के ऊपर भी प्रॉपरली ध्यान दिया नहीं जाता है। ठीक है। बाकी एनसीआरबी ने ये भी बताया, इस रिपोर्ट ने ये बताया कि लगभग 6000 से ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स हैं वो कहीं ना कहीं दिमागी संबंधित बीमारी से गुजर रहे हैं जेल के अंदर में। 2016 तक तो इतने लोग थे, और अभी यहाँ पर ये नंबर और ज़्यादा बढ़ चुका होगा। इवन यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया है कि जितना भी ये जेल का सिस्टम है वो कैसे चलता है, वो एक पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है जिसका नाम है प्रिजन एक्ट 1894 और प्रिजनर एक्ट 1900। तो बहुत पुराने पुराने एक्ट, एक तो एक्ट भी ये बहुत पुराने हो चुके हैं, अंग्रेज़ों के समय के लॉज हैं। तो यहाँ पर बोला यह जाता है कि इन एक्ट के तहत ये बोला गया है कि हर एक जेल के लिए एक वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए, लॉ ऑफिसर होना चाहिए, है ना, उसको रिक्रूट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के रिक्रूटमेंट हुए ही नहीं है, ये रिक्रूटमेंट अभी भी खाली पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये सारे के सारे इश्यूज़ हैं हमारे प्रिजन से संबंधित, यानी जेल से संबंधित। अब यहाँ पे राइटर ने मेंशन किया कि हम क्या क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी, ओवर क्राउडिंग, यानी भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, सोल्यूशन ये होगा आपको स्पीडी ट्रायल करना होगा। यानी कि जितने भी जो कैदी आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पर आपने एक तरीके से जिनको अंडर ट्रायल वाले लोग को अरेस्ट कर रखा है, काफ़ी सारे ऐसे जो कैदीज़ हैं, तो उनके लिए यहाँ पर स्पीडी ट्रायल को स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी यहाँ पर उनका जो केस है वो निपटाना शुरू करो। दूसरा यहाँ पे सोल्यूशन ये लेकर आया जा सकता है लॉयर टू प्रिजनर रेशियो, यानी कि आज के समय पर जितने कैदी हैं ना, हर एक कैदी चाह रहा है मैं जल्दी छूट जाऊँ, लेकिन आप कह सकते हो कि जो कैदी और लॉयर का रेशियो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब ये राइटर मेंशन करती हैं कि होना ये चाहिए कि हर 30 कैदी के लिए एक लॉयर तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा आज के समय पर नहीं है, लॉयर्स बहुत कम हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे पता चलती है। देन यहाँ पे राइटर मेंशन करती है स्पेशल कोर्ट के बारे में। तो स्पेशल फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है ना, इसको भी यहाँ पर लेकर आना चाहिए। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा जहाँ पर जल्दी जल्दी केस को निपटाया जाएगा और ज़्यादा केस यहाँ पर लंबा खींचा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर जल्दी जल्दी केस निपटाए जाएंगे तो जेल खाली होते चले जाएंगे, ये भी यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे बताया गया कि अगर हमें जेल के अंदर भीड़ खत्म करनी है तो क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं प्रिजनर्स के लिए, यानी कि जो कैदी बैठे हैं उनके लिए क्या क्या सोल्यूशन किया जा सकता है। सबसे पहली बात देखो, जितने भी यहाँ पे कैदी हैं ना, उनको एक फ्री फ़ोन कॉल दिया जाए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में वो बातचीत कर सकें, ऐसा फ्री फ़ोन कॉल दिया जाए। दूसरा, यहाँ पर लीगल एड प्रोवाइड करवाई जाए, यानी कि उनको एजुकेशन, कुछ अलग से स्किल्स वगैरह प्रोवाइड करवाई जाएँ, है ना। और यहाँ पर फिर उसके बाद में आप कह सकते हो कि एक और प्रॉब्लम यहाँ पे बताई जाती है कि जो वैकेंसीज़ हैं ना आज के समय पर इन जेल्स के अंदर वो खाली पड़ी हुई हैं अलग अलग ऑफिसर्स की, तो उसको यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे पूरा करना होगा और यहाँ पे वहाँ पे रिक्रूटमेंट करके लोगों की जो वैकेंसीज़ है वो फिलफिल करनी होंगी, ये बताया गया। और वहाँ पर एक मॉडर्न कुकिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कैंटीन्स वगैरह होनी चाहिए ताकि जो ये कैदी हैं वो एसेंशियल आइटम्स को भी यहाँ पर परचेज़ कर सकें, उसको यहाँ पे ख़रीद सकें। ये यहाँ पर सोल्यूशन हो गया। बाकी संविधान के अंदर अगर हम देखें तो ये जेल का सिस्टम कहाँ पर आता है, तो ये जो प्रिजन है ना, ये बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट के अंदर में आता है। आपको पता होगा भारतीय संविधान में 7वें शेड्यूल में
तो जो लिस्ट मेंटेन करी गई हैं, तो वहाँ पर स्टेट जो लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट के अंदर में ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसको कवर किया गया है। भले ही यहाँ पर स्टेट लिस्ट के अंदर आता हो, तो मतलब हमारी जो राज्य सरकार है वही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है सारे के सारे प्रिजन्स को यानी कि जेल को मैनेज करने के लिए, इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो रेगुलर बेसिस पर हमारी सरकारों को, लगभग राज्य सरकारों को और यूनियन टेरिटरीज़ को गाइडेंस प्रोवाइड करवाती रहती है कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, कैसे कैसे यहाँ पर जेल का सिस्टम और ज़्यादा सुधारा जाया जा सकता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी कि आखिरकार क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये मैंने आपको प्रेजेंस के बारे में बताया, काफ़ी सारे जो लॉज हैं वो बहुत पुराने हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के हैं, उसको यहाँ पर अभी तक इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उससे भी यहाँ पर कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अगला एडिटोरियल बात करता है इंडिया की टॉय स्टोरी के बारे में। तो भारत की जो टॉय स्टोरी है वो अभी तक यहाँ पर बनती जा रही है। मतलब क्या है, भारत का टॉय मार्केट, जो खिलौना मार्केट है ना, खिलौनों को लेकर, ये हम लोग अभी के समय पर देखें तो थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हैं। इससे पहले हम बहुत पीछे थे, हम लोग खिलौनों का सबसे कम प्रोडक्शन कर रहे थे, सबसे कम उत्पादन इंडिया में हो रहा था। चाइना जैसे देश काफ़ी सारा इससे पैसा कमा रहे थे, तो इंडिया ने धीरे धीरे अब प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया है और हम अब यहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पर आ रहे हैं, ऐसा इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में मेंशन किया गया है। चलो मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, जहाँ पर हमने टारगेट रखा भारत के अंदर ज़्यादातर सामान को बनाया जाएगा, इसके कई सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल कर आए। और एक पॉजिटिव रिजल्ट ये भी निकल कर आया कि जब हम पहले क्या करते थे, खिलौनों को इंपोर्ट क्या करते थे, चाइना से खिलौने मंगाया करते थे, बट अभी पिछले 3 सालों के अंदर खिलौने मंगाने हमने कम कर दिए हैं। 70% से खिलौने का इंपोर्ट हमने कम कर दिया है और जो एक्सपोर्ट्स है ये हमारे बढ़ चुके हैं। यानी इंपोर्ट कम करके हमने खिलौने अपने ही देश में बनाकर बेचना स्टार्ट कर दिया है। तो यही तो फ़ायदे की चीज़ है ना कि हमने इंपोर्ट कम कर दिया इसका और इसका प्रोडक्शन स्टार्ट करके अपने देश में इसका एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि यहीं से रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट हो चुका है। पहले हम पैसा खर्च रहे थे, अब यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं इसी पर्टिकुलर सेक्टर से। ठीक है, तो एक्सपोर्ट जो है ना इस सेक्टर के अंदर में पिछले 3 सालों में 61% से बढ़ता हुआ नज़र आया है। इसी के रिगार्डिंग हम समझेंगे इंडिया की टॉय स्टोरी के बारे में कि भारत के अंदर में ये जो खिलौना है ना, ये बेसिकली कितना ज़्यादा मैटर करता है, ये जो इंडस्ट्री है ये कितना मैटर करती है। प्रेजेंटली देखोगे यानी आज के समय में इंडिया की जो टॉय इंडस्ट्री है ये बहुत छोटी है। दुनिया भर की जितनी इंडस्ट्री है, दुनिया भर की इंडस्ट्री के कंपैरिजन में केवल और केवल 0.5% की इंडस्ट्री आती है भारत की, जबकि चाइना की इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो हमारा बस खाली टारगेट यही है कि दुनिया के लेवल पर हम अपनी टॉय इंडस्ट्री को बड़े लेवल पर पहुंचाएं। एक रिपोर्ट आती है स्टेट ऑफ प्ले की, उस रिपोर्ट ने खुद भी ये बताया कि भारत जिस प्रकार से टॉय इंडस्ट्री में काम कर रहा है, आने वाला समय इंडिया का होने वाला है। 2025 तक इंडिया जो है ना, लगभग आप कह सकते हो कि दुनिया भर में जितना भी खिलौनों का एक्सपोर्ट होगा उसका 2% एक्सपोर्ट यहाँ पर इंडिया खुद शेयर कर सकता है। तो इंडिया के अंदर काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ आने वाले समय पर बढ़ सकती हैं, खासकर खिलौनों के मामले में। ठीक है, बात क्लियर हो गई। देन उसके बाद में यहाँ पर आर्टिकल मेंशन किया जाता है कि इंडिया के पास में पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास में पोटेंशियल है कि हम ये काम कर सकते हैं, प्लास्टिक टॉयज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इस गेम के अंदर एंटर कर सकते हैं। अभी हम लोग ज़्यादातर जो खिलौने एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो यूएस, यूरोपियन यूनियन और मिडल ईस्ट जैसी कंट्रीज़ को भी कर रहे हैं। ठीक है ना, इसके अपने आप में फ़ायदे भी होंगे। जो भी हमारी टॉय इंडस्ट्री है इसके अपने आप में इंपॉर्टेंस भी है। इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगर हम एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो एक रिपोर्ट आती है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया का जो टॉय इंडस्ट्री है इसमें 3 मिलियन के आसपास लोग काम कर रहे हैं। 30 लाख लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिला हुआ है। ठीक है, जिसमें से 70% तो केवल महिलाएं हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़, इस वजह से टॉय इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान देना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी टॉय इंडस्ट्री से ही वेमेन एम्पावरमेंट शुरू हो रहा है। मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, मैंने आप बताया कि जो वेमेन है उनको सबसे ज़्यादा रोज़गार मिला हुआ है। वेमेन को यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है ना। मेन को भी रोज़गार मिला हुआ है लेकिन वेमेन को भी एक सपोर्ट मिल रहा है, दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वाले समय पर एक बहुत बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। और यहीं पर एक चीज़ और होती जा रही है जो कि भारत के पक्ष में जा रही है, वो है तमिलनाडु में कई सारे अलग अलग प्रकार के जो खिलौने हैं वो बनाए जाते हैं, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे कई सारे जो खिलौने हैं वो अभी के समय पर पॉपुलर हो रहे हैं। जैसे विलाचरी, जो क्ले टॉयज़ हैं, मिट्टी से बनाए हुए खिलौने, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और ये खिलौने यहाँ पर मेन और वेमेन दोनों के थ्रू मिलकर बनाए जाते हैं। तो ये अपने आप में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंस है। बाकी इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस यानी परेशानियाँ भी देखने को मिलती हैं इस इंडस्ट्री में। वो परेशानियाँ कौन कौन सी हैं अब इसको समझते हैं। सबसे पहली परेशानी यहाँ पर यह है कि ये जो इंडस्ट्री है ये अभी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं है, है ना। ये यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है
कि जितनी भी खिलौनों का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया के अंदर में, वो बेसिकली यहाँ पर माइक्रो इंडस्ट्रीज, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो कर रही हैं। बड़ी इंडस्ट्री अभी भी इस खेल में उतरी नहीं है। लगभग यहाँ पर जितना भी खिलौना यहाँ पे बन रहा है वो 22% तो यहाँ पर एमएसएमई से निकल कर आ रहा है। अभी जो बड़े बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत पीछे हैं, लगभग 3% के आसपास बड़ी इंडस्ट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली बात है, चैलेंज वाली बात है। दूसरा यहाँ पर चैलेंज है लेस कॉम्पिटिटिव, यानी कि इंडिया के अंदर जो टॉय मार्केट की वैल्यू है वो 16,000 करोड़ की है बस, जबकि दुनिया भर में आप कह सकते हो कि जो टॉय मार्केट की वैल्यू है बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया की टॉय मार्केट की वैल्यू बहुत कम है, मतलब हम लोग यहाँ पर कंपटीशन बना ही नहीं पा रहे हैं किसी देश के साथ में, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्लियर हुई। बाकी आप देखोगे कि एक प्रॉब्लम ये भी है कि अभी भी यहाँ पर जो चाइना के खिलौने हैं ना उसका इम्पैक्ट बना पड़ा है। चाइना कई सारे खिलौने बेचता है, इंडिया इंपोर्ट भी कर रहा था लंबे समय पे, अब हमने धीरे धीरे इंपोर्ट कम कर दिया है, बट फिर भी यहाँ पर चाइना के कई सारे खिलौनों का कंजम्पशन इंडिया के अंदर किया जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बाकी इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं ताकि हम अपने टॉय इंडस्ट्री को और ज़्यादा बूम पर लेकर आ सकें। जैसे यहाँ पे टॉय कैथन यहाँ पर जनवरी 2021 के अंदर स्टार्ट किया गया था। यहाँ पे हमारा टारगेट है कि हम लोग टॉयज़ को डेवलप करें और बेसिकली यहाँ पर इंडियन कल्चर एथोस के ऊपर यहाँ पे टॉयज़ को बनाया जाए। फिर हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ ही रहे हैं। हमारा टारगेट है कि इंडिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बनाया जाए। खासकर खिलौनों की इंडस्ट्रीज़ भारत में हो, वो खुद यहाँ पर भारत के अंदर एक्सपोर्ट करें, उसको बेचें, प्रोडक्शन करने के बाद में उसका एक्सपोर्ट किया जाए, जिससे यहाँ पर भारत जो है आत्मनिर्भर भारत बनता हुआ नज़र आएगा। बाकी कई सारे टॉयज़ को अभी GI टैग भी मिल रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, जैसे कि चेनापतना, वाराणसी, यहाँ पर ये कुछ टॉयज़ हैं जिनको यहाँ पर GI टैग दिया गया है और ये भी बेसिकली यहाँ पर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो अपने आप में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको देखने को मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि टॉय इंडस्ट्री को और ज़्यादा बूम पर लेकर आने में वो काम कर रहे हैं। बाकी हम और क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए यहाँ पे नए नए इनोवेशंस करने पड़ेंगे। जो भेदभाव है उसको यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा, मेन वेमेन सबको साथ में लेकर आना पड़ेगा, नए नए आइडियाज़ यहाँ पर लेकर आने पड़ेंगे, नए स्टार्टअप्स को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट जो एडिटोरियल है यहाँ पर यह है बिजनेस लाइन का, मतलब द हिंदू का इनिशिएटिव है बिजनेस लाइन। तो 2 एडिटोरियल हमारे लिए काम के थे द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर, वो मैंने दोनों एडिटोरियल आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिए विद द प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। बट यहाँ पर एक एडिटोरियल है जो कि बात करता है ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के बारे में। जो ग्राउंड वाटर उसको हमें बचाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिखा गया है 2 व्यक्तियों के थ्रू, गिरिजा भारत और SK सरकार। तो ये क्या बोलते हैं, आओ मैं आपको इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा। क्या होता है ग्राउंड वाटर, क्या है इसका इंपॉर्टेंस, सब कुछ डिटेल से समझेंगे। तो कभी कभी एडिटोरियल जो है ना अलग अलग न्यूज़पेपर से भी पढ़ लेने चाहिए, वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये टॉपिक हमारे बिल्कुल काम का है। इसके अलावा जो हमारे द हिंदू के अंदर जो कुछ टॉपिक है वो हमारे काम के नहीं है, तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस वाले एडिटोरियल से। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलो शुरुआत करते हैं इसको। प्रॉपर बैकग्राउंड नोट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। चलो समझते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा का पूरा मैटर। यहाँ पे बात किया गया है कि जो ग्राउंड वाटर है उसको बचाना आज के समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है। ग्राउंड वाटर क्या है, ज़मीन के अंदर जो पानी आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा उसको हम लोग ग्राउंड वाटर बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये ज़मीन का जो पानी है ना वो लगातार कम होता चले जा रहा है। पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है, यानी कि हम इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, वो पानी रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, यानी कि वापस से वो पानी उठ नहीं पा रहा है, वो लगातार टेबल कम होता जा रहा है, गिरता जा रहा है नीचे। ये बात यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में मेंशन की गई है। तो हम क्या कर सकते हैं वो यहाँ पर समझाया गया है। तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो इंडिया में है ये एक बहुत बड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये कहीं ना कहीं एक प्राइमरी सोर्स है हमारे पीने का पानी का, इसी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पानी पीने के लिए यहाँ पर ये यूज़ करते हैं, और जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इंडिया में देखने को मिल रहा है। इसके पीछे कई सारे और कारण हैं, जैसे सिंचाई के अंदर में इस्तेमाल करना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके चक्कर में भी जो ग्राउंड वाटर है वो कम हो रहा है, गर्मी के बढ़ने की वजह से भी यहाँ पर ग्राउंड वाटर कम होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इनफैक्ट हमारे पास में जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है ना, इस बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 70% जो टोटल वाटर यूज़ किया जा रहा है भारत के अंदर में वो ग्राउंड वाटर से है। यानी कि इंडिया में जो पानी इस्तेमाल हो रहा है सबसे ज़्यादा वो ग्राउंड वाटर वाला ही यूज़ किया जा रहा है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला देश भी यहाँ पर इंडिया ही बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई।
पहले के कुछ सालों के कंपैरिजन में ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन मतलब ग्राउंड वाटर को हम कितनी तेज़ी से निकाल रहे हैं, ज़मीन के अंदर से पानी जो निकाल रहे हैं उसके अंदर गति जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी है। ठीक है, यानी कि वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, हम लगातार उसको एक्सट्रैक्ट करते हुए जा रहे हैं। तो एक सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है जिसको यहाँ पर एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए आपके पास में प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए, इरिगेशन टेक्निक्स होनी चाहिए प्रॉपर, और इसको बचाने के लिए आपको एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे। तो क्या क्या एफर्ट्स हो सकते हैं वो सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। पहले तो यहाँ पर राइटर ने मेंशन किए हैं कि आखिरकार ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के कारण क्या क्या है, यानी ग्राउंड वाटर जो कम हो रहा है ना, इसके पीछे के मेजर कारण क्या क्या है। पहला कारण है ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन। जो खेती बाड़ी हो रही है वहाँ पर सिंचाई किया जा रहा है, उस सिंचाई के लिए एक हद से ज़्यादा पानी को निकाल लिया जाता है ग्राउंड से, तो इसके चक्कर में भी ग्राउंड वाटर टेबल कम हो रहा है। आप देखोगे इंडिया के अंदर 80% टोटल वाटर यूज़ जो भी हो रहा है ना, वो ग्राउंड वाटर का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ज़्यादातर पानी यहाँ पर ग्राउंड वाटर से ही निकाला जा रहा है और लगातार फूड की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और इसको उगाने के लिए इसकी सिंचाई चाहिए होती है और सिंचाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यहाँ पर यूज़ हो रहा है, जिसके चक्कर में ग्राउंड वाटर टेबल कम होता जा रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज वाला आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। हुआ क्या है कि जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ते हुए आप देखोगे जो हमारे पैटर्न्स है वो भी लगातार चेंज हो रहे हैं। ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यहाँ पर यूज़ हो रहा है और ग्राउंड वाटर लगातार और ज़्यादा डिप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। कई सारी जगह पर सूखा पड़ जा रहा है ना, कई सारी जगह पर बाढ़ आ रही है। यही बेसिकली यहाँ पे क्लाइमेट चेंज दर्शाता है। क्लाइमेट चेंज का एग्जाम्पल यही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर हालात बुरे हो रहे हैं, वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज के सारे कॉजेज़ देखने को मिलेंगे, क्लाइमेट चेंज के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, एक और चीज़ बताई गई है, एक और यहाँ पे कारण है, वो है पुअर वाटर मैनेजमेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करने के लिए जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है ना। यहाँ पे आप कह सकते हो अंधाधुंध कहीं कहीं पर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। हम लोगों के पास में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम लोग बारिश के पानी को स्टोर कर सकें। अगर बारिश का पानी जो है उसको स्टोर किया जाए, इससे भी हम लोग ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, बट ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में है नहीं। तो कहीं ना कहीं पानी का मैनेजमेंट को लेकर भी हम लोग थोड़े से पीछे रह जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो नेचुरली पानी रिचार्ज होता है ना, वो भी लगातार कम होता जा रहा है। तो ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम निकल कर आई है। तो ज़मीन के अंदर जो पानी है किस प्रकार से अफेक्ट कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ पे राइटर ने समझाई हैं। बाकी इन्होंने मेंशन किया है कि चलो ठीक है, ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, इतना तो हमें समझ में आया, लेकिन दिक्कत क्या है, पानी कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है। तो अब यहाँ पर इसके रिगार्डिंग इश्यूज़ को समझते हैं। प्रॉब्लम यह है कि पानी की कमी देखने को मिल जाएगी। ग्राउंड वाटर जिस प्रकार से कम हो रहा है, यह आने वाले समय पर और बहुत बड़ा वाटर शॉर्टेज क्रिएट कर सकता है और पानी के लिए ही सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती भी हैं। आने वाले समय पर भी काफ़ी सारी लड़ाइयाँ, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो पानी की वजह से ही होने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर जो एक इशू है वो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर पानी यहाँ पर कम होगा तो उसका बिल्कुल एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे एनवायरमेंट के ऊपर, हमारे वातावरण के ऊपर। तीसरा यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ग्राउंड वाटर के कम होने से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि अभी हम लोग सिंचाई के अंदर इसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर एक हद से ज़्यादा यहाँ पर इसको एक्सप्लॉइट कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दिया जाए, तो आने वाले समय पर इतना ज़्यादा बचेगा नहीं, पानी की कमी हो जाएगी, तो इससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा नहीं। तो इससे क्या होगा, लोगों की जो इनकम है, जो हमारे फार्मर्स की इनकम है, उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया गया एक और चैलेंज जो ये नज़र आता है कि कई सारी जगह पर पानी डिप्लीट हो रहा है, कई सारी जगह पर पानी कम होता हुआ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में उसको लेकर डेटा बहुत कम है। डेटा बहुत कम ही से देखने को मिल जाता है, वो भी राइटर ने मेंशन किया है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे पास में प्रॉपर डेटा होना चाहिए जिसके रिगार्डिंग हम काम कर सकें कि कहाँ कहाँ पर ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। ठीक है, बाकी सरकार ने कई सारे अलग अलग इनिशिएटिव स्टार्ट किए, अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए हैं ग्राउंड वाटर को बचाने के लिए। उसको एज अ एग्जाम्पल आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया, जल शक्ति अभियान हो गया, अटल भूजल योजना हो गया, एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गया, अटल मिशन फॉर रिज्यूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार के अलग अलग सरकारी इनिशिएटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट ग्राउंड वाटर को बचाने का काम करती हैं। ये बेसिकली मेंस के अंदर पूछा जाता है कि हाँ सरकार के कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, तो उन इनिशिएटिव्स के नाम आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो। बाकी राइटर मेंशन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इसको बचाने के लिए। तो पहली चीज़ तो हमें वाटर कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करना होगा। शहरों के अंदर में जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है ये लगातार 5-6 मीटर डाउन जाता जा रहा है।
हमें यहाँ पर इस चीज़ को कम करना होगा। ग्रीन कॉरिडोर्स यहाँ पर बनाने होंगे, अपनी तरफ से पूरा पोटेंशियल लगाना होगा कि मान लो कोई बाढ़ आई है, वो पानी है उसका हम लोग प्रॉपरली स्टोर कर सकें, बारिश का पानी स्टोर कर सकें। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें काम करना होगा, ऐसे ही हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर पाएंगे। ठीक है ना, ये बात यहाँ पे बताएगी। और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए बारिश का पानी एक सबसे अच्छा ऑप्शन है, उसी को स्टोर करके उसी को यहाँ पर यूज़ करना सीख जाएं, प्रॉपर हमारे पास में फैसिलिटीज़ हों, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर सुधराया जा सकता है। देन उसके बाद में बात की जा रही है कि आज के समय पर जो तेज़ी से ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, इसको भी हमें कंट्रोल करना होगा। ठीक है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा रोक लगानी होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ने वाला है। तो इसके रिस्पॉन्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लू सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को रेटिंग प्रोवाइड करवाएगा। यानी कि कोई भी यहाँ पर इंडस्ट्री जो है ना, वो कितना पानी यूज़ कर रही है और कितना पानी वो वापस से रीयूज़ कर रहे हैं। कोई गंदा पानी है उसको वापस से उन्होंने ठीक करके ट्रीट करके वापस से रीयूज़ कराए, तो उसके बेसिस पर जो भी इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करेगी उसको ज़्यादा रेटिंग स्टार मिलेंगे, ये यहाँ पर बताया गया। इससे क्या होगा, पानी का ज़्यादा उपयोग नहीं होगा। जो ख़राब पानी है जो यहाँ से निकल रहा है वही यहाँ पर पानी को साफ़ करके ये इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर पाएंगे, तो अपने आप में एक थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा। इससे हम ग्राउंड वाटर को धीरे धीरे रिचार्ज कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि देखो पानी के भी कई सारे ऑल्टरनेटिव सोर्सेस हैं, हमें यहाँ पर उसका यूज़ करना चाहिए। जैसे जो गंदा पानी है हमारे पास में, उसको हम लोग कोशिश करें कि उसको साफ़ कर पाएँ, वेस्ट वाटर को सही से ट्रीट कर पाएँ। ये भी हमारे पास में इस प्रकार की कुछ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। इससे यहाँ पर क्या होगा, जो गंदा पानी है उसको साफ़ किया जाएगा, तो इससे ग्राउंड वाटर का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। यानी वो वाला ग्राउंड वाटर पानी नहीं चाहिए होगा हमें, इसी पानी का हम थोड़ा सा उपयोग कर पाएंगे। बाकी थोड़ा सा एजुकेशन और अवेयरनेस फैलाने की भी आवश्यकता है। यहाँ पर थोड़ी सी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि भैया बिल्कुल ग्राउंड वाटर जो है ना लगातार डिप्लीट होता जा रहा है, तो हमें ज़रूरत है थोड़ा पानी को बचाया जाए। और जो फालतू के काम किए जा रहे हैं, फालतू की जो प्रैक्टिस की जा रही है, वहाँ पर पानी को वेस्ट ना किया जाए, क्योंकि आने वाले समय पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है सभी लोगों के लिए। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लियर हो चुका है। तो ये राइटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे। बाकी एक आध छोटे छोटे आर्टिकल और हैं, फटाफट उनको भी देखते हैं, फिर कहानी को ख़त्म करते हैं। आपको पता होगा ये आर्टिकल मैंने कल ही डिस्कस किया है। मैंने आपको बताया था इंडिया और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, इन दोनों ने मिलकर एक अग्रीमेंट किया है। और उस अग्रीमेंट में यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया है वो क्या मांग करता है, ऑस्ट्रिया कहता है भारत से कि जो भारत के इलीगल माइग्रेंट्स हैं ऑस्ट्रिया के अंदर में, इसको वापस से बुलाया जाए। ठीक है ना, तो बेसिकली ये जो अग्रीमेंट किया गया है, इस अग्रीमेंट का मेन टारगेट यही है कि भारत से कई सारे जो अवैध तरीके से गए हुए माइग्रेंट्स हैं, ऑस्ट्रिया में जाकर बस रहे हैं, उनको यहाँ पर रोका जा सके। और जो भी यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स वहाँ पर इस समय हैं, उनको वापस से इंडिया लेकर आया जा सके। इस प्रकार का यहाँ पर अग्रीमेंट इंडिया ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ है। कल ही मैंने आपके साथ में ये डिस्कस किया था। एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, आओ थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, आपको पता होगा कि जैसे मंथ समाप्त होता है ना, तो पिछले महीने का डेटा हमारे पास में निकल कर आता है। तो जैसे कि यहाँ पे अभी दिसंबर का महीना ख़त्म हुआ, तो दिसंबर के महीने में मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से हुई है, कितना ज़्यादा सामान का प्रोडक्शन किया गया है, उसको लेकर एक डेटा निकल कर आया है। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये इसको हम लोग बोलते हैं PMI, यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो दिसंबर का महीना पिछले साल का बढ़िया महीना रहा है इंडिया के अंदर में। पिछले 13 महीनों मतलब कि पूरे साल में आप देखोगे तो पूरे साल में भी इतना प्रोडक्शन नहीं हुआ जितना यहाँ पर दिसंबर में किया गया था। तो दिसंबर का महीना बढ़िया रहा है। मैंने जैसा आपको बताया, तो मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा हुई है दिसंबर के महीने में, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है। और इस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ने जो इसके अंदर स्कोरिंग दी जाती है ना, तो दिसंबर के महीने का जो स्कोर था वो बेसिकली 57.8 था, जबकि नवंबर के महीने का स्कोर था वो था 50.7, तो 55.7। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि नवंबर के महीने से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर दिसंबर के महीने में हुई है। इवन यहाँ पर अक्टूबर 2020 से आप देखोगे तो अभी तक इतना बढ़िया डेटा नहीं निकल कर आया है मैन्युफैक्चरिंग का। तो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दिसंबर 2022 का महीना बेहतरीन था। कई सारा अलग अलग प्रकार का प्रोडक्शन जो है हम लोगों ने यहाँ पर किया है। अब ये बात यहाँ पे बताई गई। आपसे रेट कहीं नहीं पूछा जाएगा कि कितना प्रतिशत ग्रो किया है, कितना प्रतिशत नहीं किया है, कौन से महीने में ग्रोथ हुई है, कौन से महीने में नहीं हुई है, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। आप पिछले 20-25 साल के पेपर भी निकाल लोगे तो ये चीज़ कहीं नहीं पूछी गई है। करना क्या होगा कि ये कैसे किया जाता है, कैसे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये आपको समझना होगा कैलकुलेशन का मैथड। यानी कि जो ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है ना, ये आखिरकार क्या है, कैसे काम करता है, ये बात ज़रूर से आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से आपसे सवाल बनेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बेसिकली एक सर्वे है
ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया जाता है, अलग अलग जितने भी बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इनसे पूछा जाता है कि आपका इस बार का काम कैसा रहा है, पिछले महीने के कंपैरिजन में आपके यहाँ पे प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो उनसे यहाँ पर बिल्कुल एक सर्वे किया जाता है, पूछताछ करने के बाद में इस डेटा को तैयार किया जाता है। तो इस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का जो मेन पर्पज़ होता है ना, वो क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि इस समय पर स्थिति क्या चल रही है और आने वाले समय पर बिजनेस को लेकर स्थिति क्या होगी। जैसे अभी यहाँ पर दिसंबर के महीने का डेटा पता चलता है, तो दिसंबर के महीने में प्रोडक्शन बढ़ा है, तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि दिसंबर का डेटा है, अभी लेटेस्ट 3 तारीख को ही आ गया है, 3 जनवरी को ही आ गया है, क्योंकि ये जो पीएमआई इंडेक्स है ना, ये बहुत जल्दी आ जाता है। महीना खत्म होते ही अगले महीने के 2-3 तारीख को आ जाता है। तो अभी दिसंबर का महीना खत्म हुआ तो यहाँ पर 3 जनवरी को ही आ गया। तो यहाँ पर ये बोला गया, इससे आप पता लगा सकते हो कि करंट टाइम पर बिजनेस की सिचुएशन क्या है। तो करंट टाइम पर हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग अच्छी चल रही है, आने वाले समय पर भी ये मैन्युफैक्चरिंग जो है काफ़ी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका एक पर्पज़ होता है पीएमआई का। पीएमआई को हम सेपरेटली कंडक्ट करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग बनाया जाता है, सर्विसेज के लिए अलग बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग सर्वे होता है और सर्विस सेक्टर के लिए अलग सर्वे होता है, बट मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, इसमें नंबरिंग दी जाती है 0 से लेकर 100 तक। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर मान लो किसी भी महीने को नंबर अगर 50 से ऊपर दिया है, 50 से ऊपर देने का मतलब है कि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती हुई नजर आई है। 50 से कम नंबर मिला है तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि नवंबर के महीने में जो नंबरिंग दी गई थी वो थी 55.7 की, और दिसंबर के महीने में 57.8। मतलब नवंबर दिसंबर में भी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। लेकिन अब आप कहोगे कि नवंबर में 55.7 है, दिसंबर में 57.8 है, तो इसमें कौन बेहतर रहा। तो ये आप दोनों को कंपेयर करके ही बता सकते हो कि पिछले महीने के कंपैरिजन में, यानी नवंबर के महीने के कंपैरिजन में भी आप देखोगे तो दिसंबर के महीने में ज़्यादा अच्छा नंबर है, यानी 57.8 है। तो दिसंबर के महीने में थोड़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हुई है। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। देन उसके बाद में ये जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ना, ये बहुत जल्दी आ जाता है। मैंने आपको बताया हर महीने के स्टार्टिंग में आ जाता है, यानी अभी जैसे जनवरी का महीना खत्म होगा ना, तो जनवरी के महीने में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसका डेटा आपको फरवरी के 2 या 3 तारीख में मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर फरवरी का जब खत्म होगा तो आपको मार्च के 2 या 3 तारीख में मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में, महीने के स्टार्टिंग में ही यहाँ पर ये सारा का सारा डेटा मिल जाता है। इस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को कौन कंपाइल करता है, कौन तैयार करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको तैयार किया जाता है आईएचएस मार्केट के थ्रू, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, आगे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे और कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसी प्रकार का एक और इंडेक्स होता है आईआईपी करके, आपको पता होगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, आईआईपी भी है ना। तो आप देखोगे वैसे आईआईपी एक बड़े एरिया को, इंडस्ट्री को बड़े लेवल पर कवर करता है, पीएमआई छोटे लेवल पर कवर करता है। ठीक है ना, पीएमआई थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लेकिन आईआईपी थोड़ा सा ब्रॉडर होता है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। बाकी इसका इंपॉर्टेंस यही है कि आपको इकोनॉमी की एक्सपेक्टेशन देगा कि इकोनॉमी किस लेवल पर चल रही है, आने वाले समय पर कैसी होगी। आप बिजनेस को ट्रैक कर पाते हो इस पीएमआई इंडेक्स की वजह से। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया। ये थे हमारे आज के कुछ आर्टिकल्स। एक लौता आर्टिकल यहाँ पर ये भी है, यहाँ पे आखिरी आर्टिकल मेंशन किया गया ऑनलाइन गेम्स के बारे में। बोला गया कि जो ऑनलाइन गेम्स है ना, इनको रजिस्टर करना चाहिए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ में, ऐसा एक ड्राफ्ट रूल लेकर आया गया। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, इन्होंने यहाँ पर एक प्रपोजल रखा है, अभी लोगों की राय मांगी है कि जो ये ऑनलाइन गेम्स खेले जाते हैं, इन ऑनलाइन गेम्स को क्या करना चाहिए। क्या इसको यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से रजिस्टर कर लेना चाहिए, यानी इन ऑनलाइन गेम्स के ऊपर एक बॉडी बैठाई जाए जो कि इनको मेंटेन कर रही हो, क्योंकि ऑनलाइन गेम्स का मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग पैसा पे कर करके ऑनलाइन गेम्स को खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मार्केट है आने वाले समय पर काफ़ी सारे लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए इसके ऊपर एक बॉडी होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर लोगों से भी यहाँ पे उसका मांग करी है, पब्लिक की कंसल्टेशन मांगी है, पब्लिक की राय मांगी है। तो यहाँ पर इसमें अभी कुछ खास बात है नहीं, आने वाले समय पर ये न्यूज़ में आएगा तो इसका डिस्कशन कर लिया जाएगा। बाकी मैं आपको ऑनलाइन गेम को लेकर एक स्टैटिस्टिकल डेटा दे रहा हूँ, इसको यहाँ पे अपने पास में रखना। जब भी आप यहाँ पर एथिक्स में या एसए में कोई आंसर लिखते हो ना, इस प्रकार से ऑनलाइन गेमिंग का कोई टॉपिक होता है, तो वहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसका यूज़ कर पाओगे। देखो, ऑनलाइन गेमिंग की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया का जो ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है वो लगातार ग्रो कर रहा है। 2022 में ये इंडस्ट्री $1.5 बिलियन का पहुँच गया था। बाप रे,
2025 में ये $5 बिलियन तक की इंडस्ट्री पहुंच सकती है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ये जो इंडस्ट्री है यहाँ पर 38% की ग्रोथ देखने को मिली थी 2017-20 में। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि तब से लगातार 38% की ग्रोथ हम लोग फेस कर रहे हैं। जबकि चाइना में 8% की ग्रोथ है, अमेरिका में 10% की, लेकिन इंडिया के अंदर ये ग्रोथ 38% की है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम का यहाँ पर चस्का देखने को मिलेगा। यहाँ पर इवन बोला यह जा रहा है 2024 तक इंडियन रुपी में बात करें तो $153 बिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है इस ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर में, क्योंकि जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ रही है। इंडिया के अंदर में जो नए पेइंग यूज़र्स हैं, जो अलग से पेमेंट कर करके गेम को खेल रहे हैं, वो नए पेइंग यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया में इतनी तेज़ी से कहीं पर नहीं बढ़ रहे हैं जितने तेज़ी से इंडिया में बढ़ रहे हैं। 2020 में 40% से यहाँ पर नए न्यू पेइंग यूज़र्स बढ़े थे। 2021 में 50% तक यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ था। इस प्रकार से एक और रिपोर्ट आई है EYFICCI की। ये क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इस रिपोर्ट ने बताया कि जो ट्रांजैक्शन बेस्ड अगर हम गेम्स देखें, यानी कि जहाँ पर आप कह सकते हो कि रेवेन्यू बेसिकली पेमेंट करके जो गेम प्ले करे जा रहे हैं ना, वहाँ पर जो रेवेन्यू ग्रोथ है इंडिया के अंदर में वो 26% तक देखने को मिला है। ऑनलाइन गेम्स के अंदर में रेवेन्यू भी जनरेट होता हुआ नजर आया है। जो बहुत सारे प्लेइंग गेमर्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। 17% से प्लेइंग गेमर्स यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया। 2021 में 95 मिलियन के आसपास प्लेइंग गेमर्स हुआ करते थे, बट 2020 में यहाँ पर 80 मिलियन के आसपास प्लेइंग गेमर्स हुआ करते थे, जो कि 2021 में 95 पहुंच चुके हैं। तो ये गेमर्स भी लगातार इंक्रीज़ होते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये डेटा आपने यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। ये डेटा मैं आपको PDF में दे दूंगा। ये आर्टिकल जो है ना, ये भी आधा अधूरा है, इसको भी रोकना है, ठीक है ना। इसको अभी मत पढ़ना, ये आधा अधूरा है, इसको यहाँ पर 1-2 दिन में पूरा किया जाएगा। मतलब कि एक आध दिन बाद ये वापस से न्यूज़ में आने वाला है और 1000% वापस से न्यूज़ में आने वाला है। तो ये अधूरा है, इसको आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। बाकी जितने भी आर्टिकल थे वो डिस्कस कर लिया। वर्ल्ड सेक्शन पे कुछ है नहीं काम का, जो था वो हम लोगों ने कवर कर लिया। इकोनॉमिक सेक्शन का मैंने कॉफ़ी सेक्टर वाला आर्टिकल, PMI वाला आर्टिकल, ये दोनों के दोनों आपको यहाँ पर बता दिए हैं। उसके बाद फ्रंट पेज भी हमने कवर कर लिया है। तो आज का सेशन थोड़ा छोटा था क्योंकि आर्टिकल्स थोड़े से कम थे। बट अभी करेंगे क्या, अपने प्रीलिम्स वाले सवाल को देखेंगे। अटल इनोवेशन मिशन को कौन से बॉडी में सेटअप किया गया है? तो ऑप्शन नंबर C, नीति आयोग के अंडर में इस पर्टिकुलर बॉडी को सेटअप किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।